हेलो बच्चों, एक बार फिर से फिजिक्स बाय इंजीनियर उमापति सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। 12th बोर्ड सीरीज में आज मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो कि वेव ऑप्टिक्स पर होगा। और वेव ऑप्टिक्स में दो पार्ट थे, एक रे ऑप्टिक्स और सेकंड था वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का वीडियो मेरा अपलोड हो चुका है जो कंप्लीटली आईएससी सीबीएसई बोर्ड लेवल का था, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। यहां पर पहले 4 चैप्टर हुआ करते थे, अब एक चैप्टर को रिड्यूस कर दिया गया है आफ्टर 2021। अब यहां पर 3 चैप्टर पढ़ने हैं और ये 6 से 7 मार्क्स का वेटेज आपको बोर्ड में देता है, जहां से न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं 3 मार्क्स के या 2 मार्क्स के, और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यानी डेरिवेशन के फॉर्म में भी क्वेश्चंस यहां से बनाए जाते हैं, और जो कि बहुत ही सेट पैटर्न पर है, मतलब सेलेक्टेड टॉपिक हैं, बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है हमको। मैं कंफर्म करता चलूं, हमें बोर्ड लेवल पे ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना है, बहुत रिसर्च लेवल की वेव ऑप्टिक्स नहीं पढ़नी है। तो ठीक है, जितना हम यहां पे कर रहे हैं अभी इस वीडियो में, उससे बाहर का 1 नंबर का न्यूमेरिकल, 1 नंबर का क्वेश्चंस या थ्योरी बेस रीजनिंग बेस बोर्ड में नहीं पूछा जाता है। इसको टेस्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि वीडियोस को देखने के बाद पीवाईक्यू सीबीएसई का हो या आईएससी का हो, अगर 1 बाय 1 देखोगे तो हर पीवाईक्यू क्वेश्चन आपका इस वीडियो के कंटेंट से ही होने वाला है। और अपकमिंग एग्जाम जो आप देने जाएंगे, आप जिस एग्जाम में बैठेंगे उसमें भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन सब कुछ इन्हीं कंटेंट से आने वाला है, बस वे ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट हो जाएगा। तो वे ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट होने का मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा कंटेंट हमें बदलना है, ठीक है। जितना पढ़ना है उसी से घुमा के क्वेश्चंस को पूछते हैं, वो चाहे 1 मार्क्स का हो, चाहे एमसीक्यू हो, चाहे 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल फॉर्म हो, चाहे थ्योरी रीजनिंग फॉर्म हो, चाहे 3 मार्क्स में हो या 5 मार्क्स का कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो। तो हर न्यूमेरिकल का जितना कंटेंट है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने के पहले स्पेशल रिक्वेस्ट, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो हम काम शुरू किए हैं ये अपने डेली रूटीन के बाद बचे हुए टाइम में बच्चों के लिए ही कर रहे हैं। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा प्रमोट करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने सजेशंस को कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे तो आने वाले टाइम में कुछ और बच्चों को और अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। वो अपना बोर्ड का कंफ्यूजन क्रिएशन जो होती है, क्रिएट होती है, उसको खत्म कर सकते हैं और बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और हम स्टार्ट करते हैं। वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहला पॉइंट आपको जो पढ़ना है दैट इज वेव फ्रंट। वेव फ्रंट कभी कभी 1 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा कि वेव फ्रंट क्या होता है, ठीक है। तो वेव फ्रंट की डेफिनेशन पूछी जाएगी, या कभी कभी क्या होता है कि वेव फ्रंट को पूछ लेते हैं कि कितने टाइप का होता है, या कभी कभी पूछ लेते हैं कि वेव फ्रंट कब बनता है, कौन सा बनता है, ठीक है। तो वेव फ्रंट जो होता है, सबसे पहले तो होता क्या है कि ये जहां पर वेव होगी, वेव फ्रंट के लिए आपको क्या करना है, हमेशा जैसे इसमें से 3-4 टाइप के क्वेश्चंस को 1 मार्क्स में ही पूछ लिया जाता है। कभी कभी पूछ लेंगे कि वेव फ्रंट होती क्या है, ठीक है। तो वेव फ्रंट क्या है, इट इज एन इमेजिनरी सरफेस जहां से सारी वेव्स क्रॉस करेंगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव में इट्स इमेजिनरी सरफेस है, जहां से सारी वेव्स, जैसे ये वेव जा रही है इस तरीके से, तो यहां से अगर हम एक इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन बनाए जहां से सारी वेव प्रोपोगेट हो रही है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, दैट सरफेस इज कॉल्ड वेव फ्रंट। तो हमने पहले ही बता दिया, आपको बहुत ज्यादा डीपली जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वेव फ्रंट जो होता है बेटा वो 3 टाइप का होता है। नंबर 1 प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। नंबर 2 स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। एंड नंबर 3 सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल
वेव फ्रंट। तो बेटा कभी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज प्लेन वेव फ्रंट, कभी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज स्फेरिकल वेव फ्रंट, कभी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, कभी वेव फ्रंट पूछ सकते हैं, या दूसरा काम ये करते हैं कि वेव फ्रंट का सोर्स पूछ लेते हैं कि क्या सोर्स होता है। जैसे कभी पूछ लिए कि प्लेन वेव फ्रंट का सोर्स बताइए, या फिर आपसे पूछ लेंगे कि प्लेन वेव फ्रंट की जगह पर स्फेरिकल वेव फ्रंट का सोर्स बताइए। तो प्लेन वेव फ्रंट तो यही है, अगर कभी भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है यानी ऐसे पैरेलल रेज जा रही हैं तो जो इनका वेव फ्रंट होगा दैट इज प्लेन वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट में अगर बेटा कोई पॉइंट सोर्स रख दें एस, तो यहां से जो वेव प्रोपोगेट होगी इस तरीके से, ये जो वेव प्रोपोगेट होगी और इसका जो वेव फ्रंट बनेगा दैट इज स्फेरिकल। सिलिंड्रिकल में अगर कोई लीनियर सोर्स हो, लीनियर सोर्स आप हमेशा देख सकते हैं, जैसे ट्यूबलाइट घर में लगी है या कोई भी लीनियर सोर्स होगा तो वहां से जो वेव प्रोपोगेट होगी दैट वेव फ्रंट इज कॉल्ड सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। तो ये एक मार्क्स में कभी भी क्वेश्चन ड्रॉ करने को बोल सकते हैं, सोर्स देख के नेचर ऑफ वेव फ्रंट पूछ सकते हैं, या किसी भी वेव फ्रंट का नेचर आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर, इस टॉपिक का, हाइगेन्स प्रिंसिपल। हाइगेन्स प्रिंसिपल बेटा, हाइगेन्स प्रिंसिपल में आपसे ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेन्स प्रिंसिपल डिराइव करने को बोलेंगे, लेकिन उसके पहले हाइगेन्स प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए क्या होता है। हाइगेन्स प्रिंसिपल को पॉइंट वाइज समझें कि जैसे जो सोर्स है, मान लिया ये पॉइंट सोर्स है, यहां से वेव प्रोपोगेट हुई, ये इस वेव को आपने बोला प्राइमरी वेव, प्राइमरी वेव। तो जो हम यहां पर वेव फ्रंट बनाएंगे बेटा, तो दैट वेव फ्रंट इज ऑल्सो एक्ट एज अ फ्रेश वेव सोर्स, यानी जो यहां पर वेव फ्रंट है ये भी फ्रेश वेव सोर्स की तरह ही बिहेव करेगा। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं बेटा, इसको थ्योरेटिकली ही आपको लिखने को आएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं कि वेव फ्रंट एक्ट एज अ वेव सोर्स एंड वेव प्रोपोगेटेड फ्रॉम दिस वेव फ्रंट इज कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, और सेकेंडरी वेवलेट्स जो होंगी वो सेम स्पीड से, यानी ओरिजिनल स्पीड के इक्वल से ही मूव करेगी। और जो सेकेंडरी वेवलेट्स का भी अगर हम उसका क्रॉस सेक्शन का लोकस ड्रॉ करेंगे तो वो आल्सो एज अ वेव फ्रंट। यानी 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि वेव फ्रंट भी फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करेगा, वहां से जो वेव प्रोपोगेट होगी उसको बोलेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स, और स्पीड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स इज इक्वल टू द प्राइमरी वेव। और सेकेंडरी वेवलेट्स का भी अगर लोकस क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करोगे तो दैट इज आल्सो अ वेव फ्रंट। अब आपसे पूछा जाएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेन्स प्रिंसिपल derive law of reflection and derive law of refraction। तो पहले हम रिफ्लेक्शन देखते हैं, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है बेटा, याद रखना बहुत ज्यादा, कोई ना कोई एक डेरिवेशन इससे सीधा सीधा 3 मार्क्स में 100% आती है, उसमें कुछ भी इफ बट नहीं है, 100% आने वाला क्वेश्चन है। तो मान लिया कि ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एस एस डैश, एस एस डैश इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहां पर एक वेव ऐसे ए और दूसरी वेव बी पड़ी बेटा, ए और बी, जहां पर ए पड़ी दैट इज ए डैश। तो यहां पर अगर हम देखें इसका वेव फ्रंट ड्रॉ करें तो ये है इसका वेव फ्रंट। तो जो बेटा यहां पर ए बी है, ए बी इज अ प्लेन वेव फ्रंट, यानी जो प्लेन वेव पड़ रही है अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुई है, उसका क्रॉस सेक्शन लोकस ड्रॉ किए तो यहां पर ये आ गया प्लेन वेव फ्रंट। अब यहां से ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो गई, ये रिफ्लेक्ट, यानी ए डैश बी डैश, तो इसका यहां से जो ड्रॉ करेंगे दैट इज बी डैश। ये ए डैश बी डैश जो है बेटा दैट इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अब अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स प्रिंसिपल बेटा, जो जैसे यहां पर लाइट रे आई, अगर ये नॉर्मल था इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्ट हो गई तो यहां से रिफ्लेक्टेड एंगल। तो वेव फ्रंट भी फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करेगा, यानी जो प्लेन वेव फ्रंट है उसका यहां से एंगल इंसिडेंट आई और यहां से रिफ्लेक्टेड का एंगल आर। अब यहां देखिए दूसरा पॉइंट हम इसी में पढ़े थे कि इनकी वेलोसिटी सेम होगी। अगर वेलोसिटी सेम होगी तो आफ्टर टी सेकेंड, आफ्टर
टी सेकेंड, ये जो प्लेन ने डिस्टेंस ट्रेवल करी बी ए डैश, वही डिस्टेंस बी डैश ए डैश होगा, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड प्लेन का भी सेम है, रिफ्लेक्टेड का भी सेम है। हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी ए डैश एंड ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश में अगर बेटा हम देखें तो एक एंगल 90 डिग्री है, b इज इक्वल टू बी डैश, एक साइड ये इक्वल हो गई b डैश ए एंड बी ए डैश इज इक्वल टू वी टी। दोनों ट्रायंगल में ए डैश बेटा कॉमन हो गया। अगर तीन साइड, दो साइड एक एंगल, दो एंगल एक साइड कुछ भी इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, यानी ट्रायंगल ए बी ए डैश या कॉन्ग्रेंस हम बोल दें ए बी डैश ए डैश हो गए, तो बचे हुए एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल बी ए डैश इज इक्वल टू बी डैश ए, यानी आई इज इक्वल टू आर। छोटी क्लासेस से ही हम पढ़ते आए हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और वो यहां पर प्रूफ हो गया बेटा। अगला डेरिवेशन स्नेल्स लॉ या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, उठा लीजिए पीवाईक्यू, देख डालिए, कहीं पे भी आपको हमेशा मिलने वाला टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, या इसी का शॉर्ट में नेम होगा बेटा स्नेल्स लॉ। यहां पर भी अब दो मीडियम में होता है, ये ऊपर का मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, नीचे का n2, यहां वेलोसिटी v1, यहां वेलोसिटी v2, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ वेव डिपेंड करती है नेचर पे, मीडियम के नेचर पे। मीडियम बदल गया तो वेलोसिटी चेंज होगी, इस वजह से वेलोसिटी v1 और v2 हो गई। अब यहां पर एक लाइट वेव, यहां पर एस डैश रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ए बी, यहां से अगर हम देखें नॉर्मल दैट इज आई टूवर्ड्स टू द नॉर्मल, यहां पर हमने रिफ्रैक्ट कर दिया बी डैश ए डैश, ये ए है ये ए डैश है, प्लेन वेव फ्रंट यहां पर ड्रॉ किए बेटा, और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट यहां पर ड्रॉ किए, तो अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल ये आई और ये आर, तो यहां पर बेटा बी ए डैश हो जाएगा v1 इंटू टी, और b डैश ए आ जाएगा v2 इंटू टी, क्योंकि ऊपर जो वेव ट्रेवल कर रही है डिस्टेंस v1 स्पीड से, नीचे वाली v2 स्पीड से। अब अगर हम ऊपर के ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए बी ए डैश में साइन आई लगा दें तो परपेंडिकुलर यानी बी ए डैश अपॉन हाइपोटेन्यूस ए डैश। अगर नीचे का ट्रायंगल जो है ए डैश बी डैश में बेटा साइन आर लगा दें तो बी डैश ए अपॉन ए डैश। इक्वेशन नंबर 2, अगर 1 को 2 से डिवाइड कर दें तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू बी ए डैश अपॉन ए डैश, बी डैश ए अपॉन ए डैश कैंसिल हो गया। बी ए डैश की वैल्यू है v1 टी अपॉन v2 टी, टी से टी कैंसिल, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू बेटा v1 अपॉन v2। अगर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है और आप यहीं पे छोड़ दे रहे हैं तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, लेकिन स्नेल्स लॉ आया है तो थोड़ा स्टेप बढ़ा दीजिए, क्योंकि n इज इक्वल टू होता है c अपॉन v, तो n1 आ जाएगा c अपॉन v1, n2 आ जाएगा बेटा c अपॉन v2। अगर n2 अपॉन n1 कर दें तो आ गया v1 अपॉन v2, यानी यही आ गया n2 अपॉन n1 यानी 1 n2। दैट इज द स्नेल्स लॉ या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और इससे कोई न्यूमेरिकल नहीं, सीधे सीधे आपके एग्जाम में डेरिवेशन ही पूछा जाता है, और आपको डेरिवेशन में इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है बेटा, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल कभी कभी पूछ लिया जाएगा तो वेवलेंथ के फॉर्म में डिपेंडेंसी पूछते हैं, तो वेवलेंथ किसी भी मीडियम की लेमडा अपॉन उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में हम वेवलेंथ को भी कोरिलेट कर सकते हैं। यानी जो हमारा v1 अपॉन v2 आया, यहां से अगर हम देख लें तो मीडियम से लेमडा m इज इक्वल टू लेमडा अपॉन n आ रहा है, यानी हमारा स्नेल्स लॉ को अगर हम मॉडिफाई कर लें तो वो भी दूसरे टर्म में एक नया बन के आ जाता है लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2। तो यहां से भी क्वेश्चंस कभी कभी बना लिए जाते हैं, बाकी इससे और कुछ नहीं, डायरेक्ट आपको डेरिवेशन ही लिखने को आने वाली है एग्जाम में। इसके बाद बेटा जो इनका दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है, सबसे ज्यादा वेटेज वाला पार्ट, दैट इज इंटरफियरेंस ऑफ लाइट। इंटरफियरेंस ऑफ लाइट, इंटरफियरेंस ऑफ लाइट।
इसको आप अगर ऐसे दफे के ये क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं, इंटरफियरेंस ऑफ लाइट। पहले हम एक बार क्लास 11th को पूरा रिकॉल कर रहे हैं। इंटरफियरेंस ऑफ लाइट का मतलब द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी। The redistribution of light wave on the basis of intensity of light is called interference। दो टाइप की होती है भैया। पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, कंस्ट्रक्टिव जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, और दूसरा होता है बेटा डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव तब होती है जब इंटेंसिटी मिनिमम होगी। इंटेंसिटी का बेसिक फार्मूला होता है के ए स्क्वायर, ए इज द एम्पलीट्यूड, या के एक्स स्क्वायर, जो भी जिस फॉर्म में ही डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड गिवन होगा। यहां से हम पूरा क्लास 11th में निकाल चुके हैं। आई का फार्मूला होता है के A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, या फिर आई का दूसरा फार्मूला I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। बेटा जो भी फार्मूला लगाना होगा हम लगा सकते हैं। दूसरा फार्मूला आ जाता है 4 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2, ये भी एक फार्मूला आता है। ये तब लगता है इफ वेवलेंथ यानी लेमडा एंड पाथ डिफरेंस इज गिवन, पाथ डिफरेंस इज गिवन, क्योंकि वहां से एक रिलेशन आता है लेमडा एक्स इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू फाई, यानी यहां एक्स जो होता है कैपिटल दैट इज पाथ डिफरेंस, जो फाई होता है दैट इज फेज डिफरेंस, और जो ये लेमडा है दैट इज वेवलेंथ। ये सब क्लास 11th में हम पढ़े हैं। और हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस तब बनता है बेटा जब फाई हमारा 2m पाई हो, यानी 0 2 पाई 4 पाई, उस केस में आई मैक्स आ जाता है के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। आई मिनिमा तब होता है जब 2m1 माइनस 1 पाई हो, यानी 0 1 अगर रखें तो 2 1 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई, और आई मिनिमा हो जाता है के A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ये कंडीशन के साथ हमें पता होना चाहिए। दो तरीके का इंटरफियरेंस हम पढ़ते हैं। इंटेंसिटी का पूरा पोर्शन हम क्लास 11th में पढ़े हैं। यहां न्यूमेरिकल्स में फार्मूला अगर यूज होगा तो हम डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं। अगर कहीं पर आई मैक्स अपॉन आई मिनिमा का रेशियो क्लास 11th वाला न्यूमेरिकल पूछ ले, कैसे के कट गया, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, या फिर A1 अपॉन A2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन A1 अपॉन A2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। न्यूमेरिकल अगर आता है तो जितना भी बोर्ड पे इंटरफियरेंस ऑफ लाइट से रिलेटेड हमने लिखा है सब कुछ क्लास 11th का है, लेकिन यहां पर हमें यूज करना है, इसलिए हमने यहां पर इसको डिस्कस किया। और इसी से रिलेटेड सीधे क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर आते हैं बाकी जो इनका 3 टॉपिक बचा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास 12th पॉइंट ऑफ व्यू से वही है, उसी से क्वेश्चन ज्यादा बनाए जाते हैं, जिसमें से पहला है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यानी शॉर्ट में हम लिख सकते हैं YDSE। अगर एक्सप्लेन करना है तो फिर से वही बात मैं रिपीट करूंगा कि पूरा प्रैक्टिकल आपको एग्जाम में लिखने को कभी नहीं देगा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको लिखने को नहीं आएगा, एक्सप्लेन करने को आएगा तो सिर्फ अपार्टस बनाइएगा और उसमें जो सिंबल यूज कर रहे हैं उनको एक्सप्लेन कर देना है बस। इन्होंने क्या किया, यंग साहब ने 2 स्लिट वाली एक स्क्रीन ली, S1 S2 इज द स्लिट डिफरेंट। यहां पर एक लगाया इन्होंने स्क्रीन बेटा, और ये रहा सोर्स, और ये सोर्स जो होगा दैट सोर्स इज कोहेरेंट सोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 नंबर में कहीं भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो सोर्स का कांस्टेंट फेज डिफरेंस, सबसे आसान कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है। सबसे आसान एक वर्ड याद करके जाइए, आधे पेज की डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी डेरिवेशन के साथ ये इस वर्ड को यूज कर लेते हैं कि डिफाइन कोहेरेंट सोर्स एंड डिराइव कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव या ब्राइट एंड डार्क, या डिफाइन कोहेरेंट सोर्स एंड डिराइव फ्रिंज विड्थ। ठीक है, तो किसी को भी जोड़ सकते हैं, तो वहां से परेशान नहीं होना है। एक वर्ड में डेफिनेशन को याद रखिए। कोहेरेंट सोर्स को जब भी डिफाइन करना हो तो सीधे लिख दीजिए द सोर्स ऑफ लाइट हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस।
ठीक है, एक लाइन लिख दीजिए, या फेज डिफरेंस कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ठीक है, तो यहां से लाइट रे यहां गई, यहां आई, उसके बाद ये आपकी रिडिस्ट्रीब्यूट होगी स्क्रीन पर। अब वो कहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगी हमें नहीं पता है, ये लाइन है सेंट्रल मैक्सिमा, उसका डेरिवेशन अभी हम करेंगे। जहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगी पोजीशन को दिखाएंगे एक्स एम से। अब ये पोजीशन क्या होगी, किस कंडीशन में ब्राइट बनेगी, किस कंडीशन में डार्क बनेगी, ये हम आगे पढ़ेंगे। स्लिट विड्थ को स्मॉल डी से, यानी डी जो आपका रहेगा पूरे चैप्टर में स्लिट विड्थ होने वाला है। पोजीशन ऑफ स्क्रीन को लिखेंगे कैपिटल डी से, लेमडा होगा आपका वेवलेंथ, और एक्सएम होगी पोजीशन, कैपिटल एक्स हम पहले ही पढ़ चुके, पाथ डिफरेंस, 5 पढ़ चुके, फेज डिफरेंस। इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ मिलने वाला ही नहीं है, इसी में घुमाएंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। बेटा पहला डेरिवेशन अगर कभी भी आता है, कंडीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेज, कंडीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेज एंड डार्क फ्रिंजेज, हम यहां पर कंडीशन की डेरिवेशन कर रहे हैं। बगल में दूसरा डेरिवेशन आएगा बेटा, पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेज, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेज, ये दो है। इसके बाद एक आपका आ जाएगा फ्रिंज विड्थ, और इन्हीं तीनों डेरिवेशन में से या तो डेरिवेशन पूछ लेंगे, या तो एकदम से फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल, कुछ भी घुमाना नहीं है, कुछ भी एप्लीकेशन नहीं देना है इस टॉपिक में। पोजीशन का मतलब हुआ ब्राइट, ब्राइट तब बनती है बेटा जब आपका इंटेंसिटी मैक्सिमम हो, और इंटेंसिटी मैक्सिमम पे फाई होता है 2m पाई, और अभी हमने पढ़ा पाथ डिफरेंस लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू फाई, तो लेमडा अपॉन 2 पाई, फाई की वैल्यू आई 2m पाई, यानी x इज इक्वल टू m लेमडा। दैट इज द कंडीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, यानी फर्स्ट ब्राइट तो m की जगह पर 1, सेकेंड ब्राइट तो m की जगह पर 2, थर्ड ब्राइट तो m की जगह पर 3, 10th ब्राइट तो m की जगह पर 10। और अगर कभी डार्क की पोजीशन आप निकाल रहे हैं कंडीशन, तो इंटेंसिटी मिनिमा तब होती है जब 2m माइनस 1 पाई, यानी x इज इक्वल टू बेटा लेमडा अपॉन 2 पाई, फाई यानी 2m माइनस 1 इंटू पाई से पाई कैंसिल, x इज इक्वल टू 2m माइनस 1 लेमडा अपॉन 2। सेम चीज फर्स्ट डार्क तो m की जगह पर 1 रख दो, सेकेंड डार्क, थर्ड डार्क, m की वैल्यू बढ़ाते जाओ, डार्क की कंडीशन आती जाएगी। पोजीशन के लिए पहले आप डायग्राम बनाइए YDSE, ये सोर्स हो गया बेटे, ध्यान से अब देखना इस डेरिवेशन को। ये हो गई हमारी स्क्रीन, स्क्रीन की पोजीशन इज कैपिटल D, S1 S2, यानी ये आ गया स्मॉल d। ठीक है, लाइट रे यहां से प्रोपोगेट हुई और हमने मान लिया यहां पर आ गई। अब वो ब्राइट भी हो सकती है, डार्क भी हो सकती है, उसकी पोजीशन ले ली हमने XM। ठीक है, ये हो गया पॉइंट O, ये P, ये Q। यहां से अगर हम एंगुलर विड्थ इनकी देख लें, ये तो लीनियर विड्थ हो गई, एंगुलर विड्थ हो गई थीटा m। अब हमें फ्रिंज विड्थ की डेरिवेशन, सॉरी पोजीशन की, यानी XM की वैल्यू क्या होगी उसे डिराइव करना है बेटे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अगर एक यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें इस तरीके से A, तो एक चीज बताइए पाथ डिफरेंस क्या होता है, पाथ डिफरेंस दो रास्तों का गैप। तो लाइट रे ने एक वे ट्रेवल किया S1P, दूसरा ट्रेवल किया S2P, S2X क्या आ गया S2P माइनस S1P। 9th-10th की ज्योमेट्री जब भी आप पढ़ते हैं, चाहे CBSE बोर्ड में चाहे ISC बोर्ड में, वहां से एक थ्योरम आई, अगर ये ट्रायंगल में नीचे परपेंडिकुलर डाल दिए हैं तो यहां से S1P इज इक्वल टू AP। तो अगर हम S1P को AP से रिप्लेस कर दें, अब डायग्राम में देखिए S2P से AP सब्सट्रैक्ट हो गया तो क्या आ गया S2A, यानी X की वैल्यू आ गई। अब यहां ट्रायंगल में इन S1 S2A अगर आप साइन थीटा m लगा दें भैया, तो परपेंडिकुलर, चूंकि ये थीटा m है तो ये भी थीटा m होगा, तो थीटा m कितना आ जाएगा S2A अपॉन S1 S2 बेटा। तो यहां से S2A या यही छोड़ दो, साइन थीटा m इज इक्वल टू क्या आ गया S2A यानी X, S1 S2 यानी स्मॉल d। और एक ट्रायंगल आया OPQ, अगर यहां पर tan थीटा m लगा दें भाई, तो tan थीटा m क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी PQ अपॉन OQ। PQ की वैल्यू है XM, OQ की वैल्यू है D। इक्वेशन नंबर 2, फॉर स्मॉल एंगल
क्या होता है, साइन थीटा tan थीटा एम नियरली इक्वल होते हैं, तो दोनों साइन थीटा tan थीटा को इक्वेट कर दीजिए, एक्स एम अपॉन डी इज इक्वल टू कैपिटल एक्स अपॉन डी, तो एक्स एम आ गया यहां से बेटा, डी अपॉन डी इंटू एक्स। अब अगर ब्राइट के लिए निकाल रहे हैं तो ब्राइट की कंडीशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं भैया, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एम लेमडा, यानी यहां से हमारी पोजीशन आ गई, यही याद रखना है, इसी का बेस्ड न्यूमेरिकल मिलेगा, एम डी लेमडा अपॉन डी, यानी अगर फर्स्ट ब्राइट की पोजीशन बतानी है तो एम की जगह 1 ले लेंगे, सेकंड की 2, फार्मूला एज इट इज बढ़ता जाएगा। अगर डार्क की पोजीशन बतानी है बेटा तो यही फार्मूला एक्स एम इज इक्वल टू डी अपॉन डी, एफ इसकी जगह पर आ जाएगा 2m माइनस 1 लेमडा बाई 2, दैट इज द पोजीशन ऑफ डार्क। ठीक है, फार्मूला अगर याद है, वैसे 99% चांस होता है कि न्यूमेरिकल ब्राइट का ही पूछ लें, सबसे ज्यादा पूछा भी उसी से जाता है। तो ये रहा डेरिवेशन कंडीशन का, ये रहा डेरिवेशन पोजीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेज। एक बार इसको जरूर ध्यान से देख लेना, ये पोजीशन वाला पार्ट डायरेक्ट पूछ लिया तो ठीक है, अदरवाइज कहीं ना कहीं घुमा के अप्लाई करके कोई न्यूमेरिकल पूछ लेंगे, कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेंगे। उसके बाद फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ को बीटा से डिनोट करते हैं, ये लीनियर सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्टिन्यूअस फ्रिंज, वो चाहे ब्राइट हो चाहे डार्क हो, यानी xm प्लस 1 माइनस xm इसलिए लगाया कि जैसे 10 माइनस 9 100 माइनस 99, ब्राइट के लिए भी वही फार्मूला होगा और डार्क के लिए भी वही फार्मूला होगा, तो हम किसी से निकाल लें, ब्राइट के ही लिए निकाल लें तो क्या आ जाएगा, अभी हमने पढ़ा xm इज इक्वल टू एम डी लेमडा बाई डी, अगर नंबर ऑफ फ्रिंज m प्लस 1 है तो m प्लस 1 डी लेमडा बाई डी, एम डी लेमडा बाई डी। भैया अगर यहां से हम डी लेमडा बाई डी को कॉमन कर लें तो यहां पर बचा m प्लस 1, यहां पर बचा m से m कैंसिल, देन वी गॉट डी लेमडा बाई डी, फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आने वाला है और कुछ नहीं आएगा। मान लिया इसी से कभी बेस्ड एंगुलर विड्थ का क्वेश्चन आ गया बेटा, अभी कुछ ना कुछ एक एक न्यूमेरिकल हर कंडीशन का भी हम डिस्कस कर रहे हैं, एंगुलर विड्थ का क्वेश्चन आ गया तो एंगुलर विड्थ में जो भी हमने देखा थीटा, उसमें भी टू कॉन्टिन्यूअस का डिफरेंस, और tan थीटा अभी हम लोगों ने पढ़ा था xm अपॉन डी, तो स्मॉल एंगल के लिए थीटा m क्या आ जाएगा, xm अपॉन डी, यानी जो फॉर्मूले में d आ रहा है बस वो कट जाएगा, थीटा इज इक्वल टू थीटा m प्लस 1 यानी m प्लस 1 लेमडा बाई डी माइनस m लेमडा बाई डी, डी इस वाले डी से कैंसिल हो गया तो थीटा यानी एंगुलर विड्थ आ जाएगी लेमडा अपॉन डी। एकदम से फार्मूला, फार्मूला के बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पार्ट, कभी कभी एक नंबर में बोल दिया कि इंटेंसिटी पैटर्न फॉर इंटरफियरेंस, इंटरफियरेंस बेटा, तो आई मैक्स क्या था आपका के a1 प्लस a2 का स्क्वायर, यानी अगर हम a1 a2 को इक्वल कर दें a के इक्वल तो आई मैक्स हमारा कितना आ गया 4ka स्क्वायर, और आई मिनिमा क्या होता है बेटा के a1 a माइनस a स्क्वायर, तो कितना आ गया 0, यानी जो इंटेंसिटी होगी हमारी वो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस पे डिपेंडेंट नहीं होगी, मैक्सिमम हरदम उतनी ही रहेगी यानी कांस्टेंट रहेगी, यानी इंटरफियरेंस का जो इंटेंसिटी पैटर्न बनता है दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो इतना पोर्शन हमको इंटरफियरेंस ऑफ लाइट में पढ़ना है। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम 2-3 चीजें 1 बाय 1 हर पॉइंट का एक एक न्यूमेरिकल वीडियो के लास्ट में डिस्कस करके ही जाएंगे, हर टाइप का, इंटेंसिटी का एक न्यूमेरिकल, पोजीशन का, कंडीशन का, फ्रिंज विड्थ का, फ्रिंज विड्थ का पोजीशन से, और डिफ्रैक्शन में जो 2 टाइप हैं उनका भी डेरिवेशन न्यूमेरिकल हम अभी वीडियो के लास्ट में डिस्कस करके ही वीडियो को क्लोज करेंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट टॉपिक जो हमारा इस चैप्टर का है दैट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेटे, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहली चीज तो इसकी डेफिनेशन, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूशन ही है, इसमें जो आप डिफाइन करेंगे द फिनोमिना ऑफ वेंडिंग ऑफ लाइट राउंड द शार्प एजेज और कॉर्नर्स ऑफ ऑब्स्टेकल, यानी सबसे अच्छी चीज यहां पर जो लाइट डिस्ट्रीब्यूट होगी, जैसे मैं खड़ा हूं, अगर यहां से कोई लाइट आ रही है तो मैं एज ऑब्स्टेकल खड़ा हूं, तो हमारे साइड साइड कॉर्नर से जो लाइट डिस्ट्रीब्यूट होके बेंड होगी दैट इज कॉल्ड
डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दूसरे लैंग्वेज में भी हम इसकी एक डेफिनेशन और लिख सकते हैं इंटरफियरेंस के टर्म में। ये जो इंटरफियरेंस होती है वो ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम कोहेरेंट सोर्स होती है, और जो डिफ्रैक्शन होती है दैट इज द सुपरपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स कमिंग फ्रॉम सेम वेव फ्रंट। ठीक है, तो ये सेकेंडरी वेवलेट से भी हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आपके पास दो तरीके का डिफ्रैक्शन होता है, एक फ्राउनहोफर और एक फ्रेस्नेल। तो हमें फ्राउनहोफर ही पढ़ना है यहां पर, सब मान के चलिए तो सिंगल डिफ्रैक्शन पढ़ना है बस। जैसे हमारे पास आ गया, एक ही डेरिवेशन है इसमें। ठीक है, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, ड्यू टू सिंगल स्लिट। अगर कहीं डिफ्रैक्शन इंटरफियरेंस मेंशन भी नहीं है, स्लिट के फॉर्म में न्यूमेरिकल आ रहा है, सिंगल स्लिट लिखा है यानी डिफ्रैक्शन है, डबल स्लिट लिखा है यानी आपका इंटरफियरेंस है। तो सिंगल स्लिट में भैया ये हो गया, ये स्क्रीन हो गई, ये सोर्स हो गया, ये सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, यहां से लाइट रे आई ऐसे। ठीक है, यहां पर स्लिट विड्थ को ई से ले लिया, स्लिट विड्थ सिंगल स्लिट है। ठीक है, यहां से, और यहां एक ऑब्स्टेकल है, मान लिया लेंस ही है, डिस्ट्रीब्यूट हुई यहां पर भी एक ऑब्स्टेकल है, बस ये आ गया P। ये फिर से वही बात है, ये D है, यहां से यहां तक अब Y से डिनोट कर दो, YM है। ठीक है, अब यहां पर जब हमें बेटा करना है तो हमारे पास दो होंगे, एक मिनिमा और एक मैक्सिमा। डायरेक्ट फार्मूले पे ही फोकस करिए। मैक्सिमा, मिनिमा के लिए जो फॉर्मूला आएगा ई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम लेमडा, और मैक्सिमा के लिए जो फॉर्मूला आएगा ई साइन थीटा 2m प्लस 1 लेमडा बाई 2। सीधा सीधा, आपको कुछ भी नहीं करना है। फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा बोलें, सीधे फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा बोलेंगे तो m की जगह 1 2 3, और आगे बढ़ने पर कभी कभी इसी का न्यूमेरिकल, इसी के लिए अगर बोल दिए न्यूमेरिकल्स के लिए अगर कभी बोल दिए एंगुलर विड्थ फाइंड करना है, एंगुलर विड्थ अगर लिख दिए हैं तो एंगुलर विड्थ 2 थीटा होती है, और ये तभी पॉसिबल है जब आपका m1 हो और मिनिमा की कंडीशन हो, यानी e साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा, तो साइन थीटा लेमडा बाई ई। अगर यहां से सॉल्व करोगे तो डिग्री में आएगा, और बहुत आसान ये आ गया, देखिए सोर्स है, ये हो गया एंगुलर विड्थ, पहली कंडीशन में ही बनेगा तो 2 थीटा हो जाता है। और ये बेटा बहुत आसान शब्दों में समझिए, अगर बहुत छोटी वैल्यू आ रही है तो साइन छोटी की वैल्यू छोटी होती वही ले लेंगे, लेकिन तब आंसर रेडियन में आ जाएगा। ये एंगुलर विड्थ के लिए, और कभी भी सेंट्रल मैक्सिमा की भी बात करेंगे तो सेंट्रल मैक्सिमा की केस में भी यही लगाना है, लेमडा। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा के लिए हम इसको लगाएंगे, बाकी इसी फार्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में मिल जाएगा। आपको इससे ज्यादा कुछ भी सोचने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करें ऐसे इंटरफियरेंस और डिफ्रैक्शन का डिफरेंस, क्योंकि इससे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ जाएंगे। पहला डिफरेंस तो डेफिनेशन बात कर लिए, दूसरा डिफरेंस इनकी इंटेंसिटी अभी हमने पढ़ी कांस्टेंट होती है। ठीक है, इनकी जो इंटेंसिटी होगी बेटा वो डिक्रीज होती जाएगी ऐसे। ठीक है, एक डिफरेंस आ गया इन दोनों का डेफिनेशन, दूसरा आ गया कि इंटरफियरेंस की इंटेंसिटी कांस्टेंट और डिफ्रैक्शन की इंटेंसिटी डिक्रीजिंग। ठीक है, उसके बाद जो आपका इंटरफियरेंस होता है वो बैंड्स जो होते हैं वो लार्ज नंबर्स के होते हैं, और डिफ्रैक्शन के बैंड फ्यू नंबर्स के होते हैं। ठीक है, और इनका फ्रिंज विड्थ इक्वल होता है और उनका इक्वल नहीं होता, तो एक दो डिफरेंस आप इसको याद कर लेंगे, और सीधा सीधा क्वेश्चंस इसी फॉर्म में आने वाला है। अब हम हर टाइप के एक एक न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे बेटा सबसे पहले हम इंटेंसिटी वाला पोर्शन पढ़े थे, कभी कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इंटेंसिटी वाले पे पूछ दिया, न्यूमेरिकल ऐसे आ गया कि इफ I1 upon I2 गिवन है 9:16, then find I max to I minima। तो हमें पता है कि I इज इक्वल टू, भी हमने लिखा था KA स्क्वायर होता है, तो I1 की जगह पर KA1 स्क्वायर, KA2 स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16, तो यहां से A1 अपॉन A2 आ गया 3/4।
अब आई मैक्सिमा आई मिनिमा का भी हमने एक फॉर्मूला लिखा, a1 प्लस a2 1 का स्क्वायर, a1 अपॉन a2 माइनस 1 का स्क्वायर। अब आपका सिर्फ फॉर्मूला रखना है बेटे, 3/4 प्लस 1 का स्क्वायर, 3/4 माइनस 1 का स्क्वायर, और आपका न्यूमेरिकल यहां से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसी को रिवर्स करके एग्जाम में दे दें, आई मैक्सिमा और मिनिमा देके और i1 i2 पूछ लें, तो पहले आई मैक्सिमा आई मिनिमा रख के a1 अपॉन a2 निकाल लेंगे और फिर यहां रख के i1 i2 का रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं, न्यूमेरिकल को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल इसी से रिलेटेड कोई डायग्राम YDSC का दे दे, ठीक है, ऐसे एक स्क्रीन लगा दे, एक सोर्स लगा दे, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, इस तरीके से यहां पर एक यहां पर, ठीक है, यहां पर कंडीशन से न्यूमेरिकल की वैल्यू d की वैल्यू 1 मीटर दे दे, यहां d इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर या 1 मीटर ले लो, और यहां पर s स्मॉल d की वैल्यू दे रखा है 1 मिलीमीटर, यानी S1 एंड S2, और आपके पास यहां पर दे रखा है कि दो ब्राइट फ्रिंजेज है, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये B1 है और ये B2 है। तो ब्राइट फ्रिंजेज की कंडीशन जब अभी हम लिख रहे थे तो वहां M0 से स्टार्ट होता है, तो M0 रखोगे तो सेंट्रल मैक्सिमा, उसके बाद पहला दूसरा, यानी 0 के बाद, तो अभी हमने देखा दो कॉन्टिन्यूअस के बीच का, यानी ये 0 से लेके B1 के बीच की जो गैप हुई दैट इज कॉल्ड बीटा। तो डायग्राम से अगर हम देखें भैया तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 mm 10 की पावर 1/2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। और आपको इस न्यूमेरिकल में बेटा सॉल्व करना, फाइंड करना है, फाइंड वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के लिए बीटा मिल गया, अब बीटा का फॉर्मूला d लेमडा बाई डी कर दिया, लेमडा इज इक्वल टू बीटा d अपॉन कैपिटल डी, यूनिट पे ध्यान देना है, बीटा आ गया 0.5 10 की पावर -3, स्मॉल आ गया 1 इंटू 10 की पावर -3, ये मीटर में है यानी 1, तो यहां से आ गया 0.5 10 की पावर -6 मीटर। इसको आप चाहो तो आगे वैल्यू चेंज करके एंगस्ट्रॉम में, मीटर में, मिलीमीटर में कहीं भी बदल सकते हो। तो एक इस तरीके का भी न्यूमेरिकल आपसे एग्जाम में पूछ लेंगे। दूसरा न्यूमेरिकल टाइप का जैसे आ गया कभी कि इफ सेपरेशन बिटवीन 10th and 6th bright fringes are 10 centimeter, then find fringe width। यानी आपका सीधे दिया है x10 माइनस x6 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो 10 ब्राइट यानी 10 डी लेमडा बाई डी माइनस 6 डी लेमडा बाई डी, बेटा 10 आ गया, यहां से डी लेमडा बाई डी को कॉमन कर लें तो 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 10, और डी लेमडा बाई डी ही बीटा है, यानी 10/4 सेंटीमीटर। और न्यूमेरिकल आपका आसान से सॉल्व हो गया। सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है, फार्मूला अगर याद है तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जैसे आ गया कि एक डिवाइस है यंग YDSC, उसका फ्रिंज विड्थ है 5 मिलीमीटर। इफ होल apparatus इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, देन फाइंड न्यू फ्रिंज विड्थ। तो पहली चीज तो फ्रिंज विड्थ डिपेंड करती है, फार्मूला लिख लें डी लेमडा बाई डी। तो फ्रिंज विड्थ कोई भी apparatus दूसरे मीडियम में डाल दो तो डी और डी तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, डी और डी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन लेमडा पे डिपेंडेंसी है, सबसे पहले ही बताया, लेमडा अपॉन एन। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो लेमडा से इफेक्ट पड़ रहा है, तो वहां से जो आपका बीटा आ जाएगा बेटा नया वाला, वो चेंज हो जाएगा, यानी बीटा डैश अपॉन बीटा इज इक्वल टू लेमडा डैश अपॉन लेमडा, और लेमडा डैश यानी ये, तो कितना आ गया लेमडा अपॉन एन, लेमडा से कैंसिल, तो बीटा डैश इज इक्वल टू बीटा अपॉन एन आ जाएगा। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको वहां पर डिवाइड कर लेंगे और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन यानी फार्मूला बेस्ड ही रहेगा, उससे ज्यादा अगर आप एक बार सारे PYQ सॉल्व कर लोगे तो आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे दूसरी लैंग्वेज में डिफ्रैक्शन का न्यूमेरिकल आया कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन आप सिंगल स्लिट ई की वैल्यू दे रखा है 1.25 10 की पावर -6 मीटर बाई वेवलेंथ 6200 एंगस्ट्रॉम, फाइंड एंगुलर विड्थ उन्होंने लिख दिया। अब एंगुलर विड्थ लिखते ही आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि हमको ये साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा लगाना है, साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा ई कर देंगे और लेमडा की वैल्यू 62 एंगस्ट्रॉम यानी -10 कर देंगे और यहां 1.25 10 की पावर -6 करके सॉल्व करेंगे। उसके बाद
बाद जो भी ऐसे इग्नोर करने की जरूरत पड़ेगी, यहां पर आप डायरेक्ट थीटा रख देंगे जो आएगा रेडियन में, उसके बाद एंगुलर विड्थ 2 थीटा उसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा मिनिमा दिया रहेगा तो फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल ही करना है, उससे ज्यादा आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स में आपको इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पोलराइजेशन जो है वो आपके बोर्ड में नहीं है। ठीक है, आपको इंटरफियरेंस में और इसके सिर्फ फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल को एक बार देख लेना है, आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। किसी क्वेश्चन में कोई ट्विस्ट नहीं है, सीधा सीधा कभी बीटा देके लेमडा देके डी पूछेंगे, कभी डी लेमडा स्मॉल डी देके बीटा पूछेंगे, कभी एक्सएम पूछेंगे, इससे बाहर कुछ पूछने वाले नहीं है। सिर्फ फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल, दो चीजें देखनी है, फार्मूला गलत ना हो, यूनिट कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम ना हो। वेव ऑप्टिक्स में 6 से 7 मार्क्स आपके पक्के, एक डेरिवेशन स्नेल्स लॉ रिफ्लेक्शन में से कोई ना कोई 3 मार्क्स 2 मार्क्स देके जाएगा। एक न्यूमेरिकल अगर डिफ्रैक्शन का आया तो इंटरफियरेंस का थियरी, इंटरफियरेंस का न्यूमेरिकल आया तो डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन करने के लिए आए तो डायग्राम बनाइए, स्मॉल ई कैपिटल डी लेमडा वाईएम क्या है वो बताइए, मिनिमा और मैक्सिमा का फार्मूला डायरेक्ट लिखिए, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, उसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कभी 1 मार्क्स में डिफरेंस पूछे तो एक डिफरेंस दोनों का कंफर्म है कि इंटरफियरेंस क्या होता है, सुपरपोजिशन ड्यू टू लाइट कमिंग फ्रॉम कोहेरेंट सोर्स, और डिफ्रैक्शन क्या होता है, सुपरपोजिशन ड्यू टू लाइट कमिंग फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स यानी वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, और एक उसमें इंटेंसिटी कांस्टेंट, उसमें डिक्रीजिंग, उसका फेज कांस्टेंट, सॉरी फ्रिंज विड्थ कांस्टेंट, उसका मे और नॉट बी। तो दोनों तीनों डिफरेंस आप पढ़ सकते हैं। इंटेंसिटी पैटर्न कभी पूछ ले, न्यूमेरिकल फार्मूले से बाहर का कुछ आने वाला नहीं है। तो एक बार वीडियो को ध्यान से देखने के बाद कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन केवल इंटरफियरेंस और डिफ्रैक्शन के कर लीजिए, आपके 6 से 7 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। इससे आसान फिजिक्स में और कुछ भी नहीं होने वाला है। थैंक यू।